मून यानी चांद, ये एक जाना पहचाना सा नाम है। कभी ये प्रेमी और प्रेमिकाओं की कहानियों में नजर आता है, तो कभी ये छोटे बच्चों का मामा बनता है। कहीं ये रात को रास्ता दिखाता है, तो कहीं ये किसी की प्रेमिका की सुंदरता से मुकाबला करता नजर आता है। विज्ञान में ये पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार पैदा करता है, तो वहीं इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए सदियों से मानव इस तक पहुंचने का प्रयास करता रहा है। लेकिन हमारा ये मून जैसा सुंदर हमें धरती से दिखाई देता है, क्या ये सच में वैसा ही है? हमारे मून का जन्म कैसे हुआ? क्या ये जीवन संभव है? तो चांद का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बताने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर बहुत सारी थ्योरी दी है। चांद का जन्म कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें समय में बहुत ज्यादा पीछे जाना होगा। चांद के बारे में जानने के लिए हमें समय में ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर अभी बिग बैंग की घटना हुई है। चारों ओर गैस और डस्ट का गुबार है। ठीक इसी समय स्पेस में ग्रेविटी का जन्म होता है और स्पेस में फैली ये गैस और डस्ट पास पास आने लगी है। इस समय अंतरिक्ष काफी सघन हो चुका था। ग्रेविटी के बहुत ज्यादा बढ़ने पर गैस और डस्ट के बीच घर्षण ने तापमान को भी काफी बढ़ा दिया, जिससे हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में मिलकर नए हीलियम परमाणु का निर्माण करने लगे। तभी हुआ पहले तारे का जन्म और इसी के साथ अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों तारों ने जन्म लिया। उसी समय हमारे सूरज ने भी जन्म लिया। अभी अभी जन्मे इन तारों में से कुछ की उम्र बहुत ज्यादा कम थी और जल्दी ही उनका खात्मा हो गया। ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मच गई। चारों ओर घूमते गैस के बादल, डस्ट ने नजारा बहुत ही भयानक बना दिया। लगातार ग्रेविटी के प्रभाव से डस्ट आपस में जुड़कर नए नए प्लैनेट्स को जन्म देने लगी, जिससे छोटे छोटे ग्रहों से लेकर के बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। अभी भी उथल पुथल जारी थी। एक दूसरे से ग्रह आपस में टकराने लगे और एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म करने लगे। यहाँ भी जीवन का संघर्ष जारी था। ये ठीक ऐसा था जैसे कि एक खरगोश के 12 बच्चे होते हैं, लेकिन समय की मार और परिस्थितियों में नहीं ढलने के कारण उनमें से अधिकतर की मौत हो जाती है और अंत में सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे बच पाते हैं। यहाँ पर जीवन के इस संघर्ष में जो संघर्ष करते हुए जीतता है, वही जीवित बचता है। ठीक ऐसा ही शुरुआती ब्रह्मांड के सोलर सिस्टम में हो रहा था। लगातार इन टक्करों में हर एक क्लेस्टिकल बॉडी अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरी छोटी छोटी क्लेस्टिकल बॉडी का शिकार कर रही थी। हमारी धरती भी उनमें से एक थी। हमारी धरती का आकार भी अपने जैसी ही हजारों क्लेस्टिकल बॉडी को खाकर के ही बड़ा बना है। इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो बड़ा होता है, और हमारी खुशकिस्मती थी कि धरती उन्हीं बड़ी क्लेस्टिकल बॉडी में से एक थी। धरती की शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण छोटी छोटी क्लेस्टिकल बॉडी इससे टकराती और इसी में समा जाती थी, जिससे अंतरिक्ष में अलग अलग प्लैनेट्स का जन्म हुआ। और यही वजह है कि उनमें रासायनिक कंपोजिशन भी सबका अलग अलग ही है। लगभग आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ा संकट गहराया। धरती के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। लगभग 4000 मील का एक प्रोटो प्लैनेट, यानी जिसका आकार आज के हमारे सौर मंडल के मंगल ग्रह जितना था, धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती की ऊपरी परत पूरी तरह से बिखर गई और अंतरिक्ष में चली गई। इस 4000 मील जितने बड़े थिया नाम के प्रोटो प्लैनेट से टक्कर के बाद अंतरिक्ष में लगभग 81 मिलियन ट्रिलियन जितना मटेरियल फैल गया और ग्रेविटी के कारण उससे एक नया प्लैनेट बना। ये प्लैनेट धरती की ग्रेविटी की चपेट में आ गया और धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस चक्कर लगाते नए ऑब्जेक्ट को ही हम चांद कहते हैं। चांद के बनने की इस कहानी को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी कहते हैं। साल 2018 में वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की। उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान चांद की जमीन से लाई गई कुछ चट्टानों और मिट्टी की जांच के बाद घोषणा की कि हमारे चांद का मटेरियल धरती के मटेरियल से बहुत ज्यादा समानताएं रखता है। उन्होंने पाया कि चांद पर पाए जाने वाले अधिकतर मेटल धरती की मिट्टी और चट्टानों में भी पाए जाते हैं। जितना अनुपात उनका धरती पर है, लगभग उतना ही अनुपात उनका चांद पर भी है। इस थ्योरी ने तो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। अगर हम जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को सही माने, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद को 60% धरती जैसा और 40% थिया ग्रह के जैसा होना चाहिए। यानी कि चांद के कुल रासायनिक मटेरियल का 60% धरती जैसा होना चाहिए।
तो वहीं 40% थिया जैसा। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीरें बयां करते हैं। सोलर सिस्टम के बनने के शुरुआती समय में काफी उथल पुथल मची हुई थी और इस कारण से बहुत सारी टक्करों ने अनेक प्रकार के मटेरियल को जन्म दिया। हर एक ग्रह को अपना खुद का एक अलग नया मटेरियल मिला जो कि उसकी रासायनिक पहचान बना। ये रासायनिक कंपोजिशन ही हमें ये बताते हैं कि कौन से ग्रह का निर्माण किससे और कहां पर हुआ था। जैसे मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन धरती से काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वहीं वीनस ग्रह पर ऑर्गन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। चांद पर इस तरह का कोई विशेष रासायनिक तत्व नहीं पाया जाता है जो धरती पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व से अलग हो। इस कारण से जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी गलत साबित होती है। जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए वैज्ञानिक एक सबूत और देते हैं कि जब धरती और थिया के बीच टक्कर हुई तो नुकसान दोनों को ही हुआ था और दोनों का ही मटेरियल अंतरिक्ष में फैल गया था। इस हिसाब से चांद में थिया नाम के ग्रह के अवशेष पाए जाने चाहिए, लेकिन चांद से लाई गई चट्टानों में थिया नाम के ग्रह का कोई भी अवशेष नहीं पाया गया है। हालांकि जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी को बहुत से वैज्ञानिक अभी भी गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें चांद के रासायनिक कंपोजिशन के बारे में घोषणा करते हुए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरे चांद की सतह के नमूने नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 चट्टानों के अवशेष हैं। हो सकता है कि जहां तक हम पहुंचे नहीं है वहां पर थिया ग्रह के अवशेष मिल जाए और ये थ्योरी सही साबित हो जाए। इस थ्योरी की एक बात से सभी वैज्ञानिक सहमत दिखाई देते हैं कि अरबों साल पहले धरती से कोई न कोई बड़ी चीज जरूर से टकराई थी और इससे धरती को काफी बड़ा नुकसान भी पहुंचा था। इस बात को वैज्ञानिक इसलिए भी सही मानते हैं क्योंकि उन्हें धरती से किसी बड़े ग्रह के टकराने के सबूत पर्याप्त मात्रा में मिल चुके हैं। हालांकि इस थ्योरी को अभी वैज्ञानिक गलत नहीं मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको सही साबित करने के लिए कहते हैं कि जब थिया नाम का प्रोटो प्लैनेट धरती से टकराया तो उसने इसके टुकड़े नहीं किए, बल्कि ये पूरी तरह से धरती के अंदर मिल गया, या फिर दोनों ही प्लैनेट्स आपस में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से आज हमें धरती और चांद के केमिकल कंपोजिशन में समानताएं मिलती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब थिया धरती से टकराया तो दोनों की टक्कर से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई। इस ऊर्जा के कारण दोनों ही ऑब्जेक्ट की बॉडी और इसका मटेरियल पूरी तरह से पिघल गया और वेपराइज हो गया। दोनों प्लैनेट की टक्कर के कारण चारों ओर डस्ट और गैस की डाउनेट शेप की एक रिंग सिनेस्थेसिया का जन्म हुआ। दोनों ऑब्जेक्ट की टक्कर से इतनी ज्यादा ऊर्जा का जन्म हुआ कि सिनेस्थेसिया में सूरज से भी ज्यादा रोशनी निकलने लगी। जब धरती और थिया की टक्कर हुई तो दोनों की टक्कर के कारण लावा के बादलों का जन्म हुआ और लावा की ही बारिश होने लगी। इसी कारण से ये रेड ऑरेंज जैसा चमकदार दिखाई देने लगा। सिनेस्थेसिया के बादल कई 100 साल तक इसी तरह से बने रहे और धरती और थिया के मिलने से एक नया ऑब्जेक्ट बना, जिसे हम अंतरिक्ष में बना ग्रहों का कॉकटेल कह सकते हैं। इस कॉकटेल में धरती और शिया का अंश शामिल था। समय के साथ ग्रेविटी के बढ़ने और तापमान के गिरने से सिनेस्थेसिया ठंडा होने लगा। लावा के जमने से जमीन और चट्टानों का निर्माण होने लगा और एक बार फिर से धरती का निर्माण शुरू हो गया। लगातार ठंडे होते लावे के कारण सिनेस्थेसिया के बादल छटने लगे। तभी नजर आया हमें धरती का चक्कर लगाता हुआ चांद। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले सिनेस्थेसिया से 2 ऑब्जेक्ट का जन्म हुआ था और दोनों का ही निर्माण सिनेस्थेसिया से हुआ था, तो दोनों में हर तरह की समानताएं तो मिलेगी ही। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि धरती और चांद का जन्म एक ही प्रोसेस से और एक ही समय में हुआ था, तो क्यों धरती पर पानी से भरे महासागरों का अस्तित्व है, जबकि चांद पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जवाब है, जब धरती और थिया की टक्कर हुई थी उस समय टक्कर के कारण चारों ओर गैस, पिघली चट्टानों और पानी की वाष्प के सघन बादल बने, जो डाउनेट शेप में लगातार सघन होते रहे। कुछ 100 सालों के बाद सिनेस्थेसिया का तापमान कम होने लगा और पिघली चट्टानों और गैस ने मिलकर के 2 नए प्लैनेट को जन्म दिया। लेकिन दोनों में से एक का आकार काफी बड़ा है तो दूसरे का छोटा। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब ये मटेरियल ठंडा होने लगा तो धरती की शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण अधिकतर मटेरियल को धरती ने अपनी तरफ खींच लिया और चांद की ग्रेविटी धरती से कम होने के कारण इस युद्ध में चांद अपनी तरफ कम ही मटेरियल को मिला पाया और यही कारण है कि अधिकतर गैस धरती के वातावरण में समा गई,
तो वहीं अधिकतर चट्टानों का निर्माण भी धरती पर ही हो पाया। इस शक्तिशाली ग्रेविटी ने अंतरिक्ष में फैली पानी की बूंदों को भी अपनी ओर खींच लिया और धरती पर पानी से भरे लबालब समुद्रों का जन्म हुआ। इस खींचतान पर धरती की ग्रेविटी के हिस्से में अधिकतर पानी की गैस आई तो चांद भी इसका कुछ हिस्सा अपने अंदर समाने में कामयाब हो गया। भौतिक वैज्ञानिकों की खोज इशारा करती है कि सिनेस्थेसिया के गुजरने के बाद धरती और चांद दोनों पर ही लावा की नदियां बहती थी। दोनों ही ऑब्जेक्ट की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म और पिघली हुई थी। समय गुजरने के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स की पिघली चट्टानें ठंडी होने लगी और कठोर होने लगी, जिससे दोनों की जगह क्रस्ट का निर्माण हुआ। भौतिक विज्ञानियों की खोज इस बात पर भी मुहर लगाती है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ समान प्रक्रिया से गुजरे हैं, दोनों ही समान रूप से ठंडे हुए हैं और दोनों ही ऑब्जेक्ट पर क्रस्ट और ऊपरी सतह का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट समान निर्माण की प्रक्रिया से गुजरे हैं तो आज धरती पर तो जीवन है, तो क्या ये भी माना जाए कि कभी चांद पर भी जीवन था या कभी भी जीवन की संभावनाओं का जन्म हुआ था? तो चांद की सतह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद के साउथ पोल पर डार्क पेच है। इसे वैज्ञानिक चांद के सी के नाम से जानते हैं। इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज काम करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारे सोलर सिस्टम में अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी थी तब चांद का निर्माण हुआ। उस समय चांद और धरती दोनों ही गर्म लावा के गोले थे और धीरे धीरे समय बीतने के साथ दोनों ठंडे होने लगे। लेकिन इसी दौरान चांद पर हर दिन मेट्रोएट्स की बारिश होने लगी। आज से 4.3 बिलियन साल पहले एक दिन चांद के साउथ पोल से एक बहुत बड़ा मेट्रोएट्स टकराया और चांद के साउथ पोल पर एटिकन बेसिन का निर्माण हुआ और इस वजह से निकली बहुत ज्यादा ऊर्जा के कारण यहाँ पर लावा बहने लगा। लेकिन इस थ्योरी के लिए वैज्ञानिकों को पर्याप्त सबूत नहीं मिले। साल 2018 में चांद का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की सतह पर दक्षिणी पोल पर कभी समुद्र हुआ करते थे। ये बिल्कुल आज की धरती के महासागरों जैसे ही थे। उस समय धरती और चांद दोनों की ही सतह बहुत ही उथल पुथल भरी थी। हर जगह ज्वालामुखी फटते थे और अगर आज की पृथ्वी को हम 3 बिलियन साल पहले देखें तो ये लावा का समुद्र नजर आती थी। उस समय चांद पर भी कुछ ऐसा ही था और हर तरफ हर जगह ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी फटते थे, जिसके कारण चांद की सतह पर ज्वालामुखी का लावा बहने लगा। लेकिन ऐसा ही धरती पर भी हुआ था। लेकिन यहाँ तो बहते ज्वालामुखी के समुद्र के कोई भी चिन्ह नहीं मिले, जबकि चांद पर ऐसे सबूत हैं। इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर फटने वाले ज्वालामुखी से लावा निकलता था, लेकिन चांद की सतह पर लावा के समुद्र के लिए ज्वालामुखी जिम्मेदार नहीं है। उनका मानना है कि चांद की सतह बहते लावा के लिए जिम्मेदार उसकी सतह से निकली गैस है। जब चांद ठंडा हो रहा था तब इसकी सतह से सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस निकली होंगी, जिससे इसकी सतह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया होगा और इस कारण ही यहाँ पर लावा के समुद्र का निर्माण हुआ होगा, जिसमें पानी की जगह लावा भरा होगा। ये लगातार 100 मिलियन सालों तक ऐसा ही रहा होगा। वैज्ञानिकों के आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से 3.5 बिलियन साल पहले यहाँ पर लगभग 2 लाख ट्रिलियन क्यूबिक फीट लावा बहता था। यहाँ वोल्केनो के कारण हर साल लगभग 300 मिलियन क्यूबिक फीट लावा निकलता होगा। इस इरेप्शन के कारण यहाँ पर 10 ट्रिलियन टन गैस, वाटर वेपर का जन्म हुआ होगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ऐसा हुआ होगा तो चांद की सतह से गैस निकली होगी, तो इससे चांद के चारों ओर वायुमंडल बना होगा और इसके कारण वायुमंडल के दबाव से यहाँ पर भाप बना हुआ पानी लिक्विड फॉर्म में आ गया होगा और इससे यहाँ पर भी लिक्विड फॉर्म में ही पानी बना होगा। हो सकता है कि यहाँ कभी धरती की तरह पानी का भंडार रहा हो और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कभी जीवन की संभावनाओं ने भी जन्म लिया होगा। तो वैज्ञानिक इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि चांद पर जीवन ने जन्म नहीं लिया होगा, क्योंकि जिस तरह से धरती के शुरुआती दौर में यहाँ पर भी ज्वालामुखी फटते रहते थे और इन्हीं ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण हुआ होगा। इसी वायुमंडल के कारण वाटर वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बदल गई। बिल्कुल इसी तरह की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर पानी के बड़े बड़े पूल बने। तो यही कारण है कि जिस प्रोसेस से पृथ्वी पर निर्माण हुआ है उसी प्रोसेस से चांद भी गुजरा है। तो संभावनाएं बनती है कि चांद पर भी कभी जीवन रहा होगा।
लेकिन आज हमारे पास चांद की पर्याप्त जानकारी का अभाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए समुद्रों का होना बहुत जरूरी है और इन्हीं समुद्रों से पहली बार जीवन ने जन्म लिया होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की चट्टानों में फॉसिल मिलते हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी पर बैक्टीरिया के रूप में जीवन था। धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जब धरती पर समुद्रों का निर्माण हुआ और वायुमंडल बना, तब भी बहुत से मेट्रोएड्स धरती से लगातार टकराते रहते थे और ऐसे ही बहुत सारे मेट्रोएड्स चांद से भी लगातार टकराते रहते थे। इन्हीं किसी मेट्रोएड्स में से आई चट्टानों के साथ स्पेस में कहीं से बैक्टीरिया पृथ्वी तक पहुंचा होगा और उसके अनुसार वायुमंडल और वातावरण की परिस्थितियों के बनने के बाद जीवन ने यहाँ पर जन्म लिया होगा। ठीक ऐसा ही चांद के साथ हुआ होगा और यहाँ पर भी किसी मेट्रोएड्स की चट्टान के साथ बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंचा होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों के बीच एक थ्योरी और काम करती है जो ये कहती है कि धरती पर जीवन के पनपने के बाद धरती से किसी चट्टान के साथ साथ बैक्टीरिया भी धरती से चांद तक पहुंचा होगा और यहाँ जीवन की संभावनाएं बनी होंगी। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के हमें अपनी जीके को थोड़ा अपडेट करना चाहिए और कहना चाहिए कि धरती से सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला जीव बैक्टीरिया था, ना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्योंकि धरती से चांद तक चट्टानों का मेट्रोएड्स के रूप में जाना संभव है, क्योंकि वैज्ञानिक सोचते हैं कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जिसे सिर्फ 4 दिन में रॉकेट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो इसकी संभावनाएं तो बनती ही है कि पृथ्वी और चांद के बीच बहुत से पदार्थों का आदान प्रदान होता रहा होगा और इसमें जीवन भी एक रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर पृथ्वी पर 3.5 मिलियन साल से जीवन पनप रहा है, तो वहीं चांद पर आज भी जीवन की उपस्थिति नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि चांद से जीवन पनपने से पहले ही खत्म हो गया? तो चांद की कम ग्रेविटी की वजह से यहाँ का वातावरण ज्यादा समय तक नहीं रह पाया और इसके कारण यहाँ का पानी भी खत्म हो गया। धरती का आकार बड़ा होने और चांद का आकार छोटा होने के कारण धरती पर वातावरण को बनाए रखने और पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने की सभी परिस्थितियां मौजूद थी, जिसके कारण आज तक पृथ्वी पर जीवन लगातार पनप रहा है। जबकि चांद का आकार बहुत छोटा होने की वजह से ये अपने वातावरण को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाया और ना ही ये ज्यादा समय तक पानी को उसके लिक्विड फॉर्म में सुरक्षित रख पाया और इस तरीके से समय गुजरते हुए और कम ग्रेविटी के कारण इसकी कोर ठंडी हो गई और इसकी कोर ने घूमना बंद कर दिया, जिससे इनकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और इस पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन ये लूनर थ्योरी भी वैज्ञानिकों के द्वारा गलत साबित कर दी गई। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक नए सिरे से चांद की जानकारियां जुटाने के लिए अपोलो 15 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चांद की सतह से चट्टानों के अवशेष इकट्ठा किए और उनकी जांच की। इस जांच ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि चांद पर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी थी। इस खोज से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि चांद ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले ही खो दी थी, लेकिन इन चट्टानों में वैज्ञानिकों को 1 बिलियन साल पहले तक मैग्नेटिक फील्ड के सबूत मिले हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। आज से 3.5 बिलियन साल पहले जब चांद काफी गर्म था, तब इसकी कोर के कारण चांद के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और यही कारण पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने का है। लेकिन समय बीतने के साथ चांद की कोर ठंडी हो गई और इस कारण से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गई। ऐसा माना जाता है कि चांद की मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने का कारण उसके छोटे आकार और बहुत तेज पृथ्वी का चक्कर लगाना है। जब किसी सोलर सिस्टम की बॉडी से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, तो इससे उसको सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है और लगातार रेडिएशन की बौछार होने लगती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, तो वहीं सोलर तूफान से भी उस ऑब्जेक्ट को बचाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मून की कोर 3 बिलियन साल पहले ही ठंडी हो गई थी, तो उसी समय उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो गई। लेकिन अब मिली चट्टानों में 1 बिलियन साल पहले तक मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से आई? शुरुआती समय में चांद पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर ही स्थित था और उस समय हमारे आकाश में चांद आज से 20 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है।
पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण चांद पृथ्वी की तरफ खींचता था और लगातार चक्कर लगाने के कारण ये पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करता था। इस लगातार चलती खींचतान की वजह से इसकी कोर में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होने लग गई और इस एनर्जी के कारण इसकी कोर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी और इस गर्मी के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड का समय काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इस डिस्टॉर्शन ने चांद की मैग्नेटिक फील्ड का समय 2 बिलियन साल ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन लगातार पृथ्वी से चांद के दूर जाने की वजह से अब चांद पृथ्वी से इतना दूर चला गया है कि ये खींचतान लगभग खत्म हो गई है। इस डिस्टॉर्शन के खत्म होने के कारण चांद की लूनर कोर ठंडी हो गई और इससे इसके कोर की हीट खत्म हो गई और मैग्नेटिक फील्ड रुक गई। जब चांद पृथ्वी से बहुत पास में था तब ये प्रभाव बहुत ज्यादा था और इस कारण से चांद पर मैग्नेटिक फील्ड काम करती थी। लेकिन समय गुजरने के साथ चांद पृथ्वी से लगातार दूर होता रहा और आज ये प्रभाव बहुत ज्यादा कम है। ये इतना ज्यादा कम है कि चांद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को फिर से जनरेट नहीं कर सकता। जैसे ही चांद की मैग्नेटिक फील्ड का खात्मा हुआ तो इस पर सूरज से आने वाली रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन रेडिएशन ने इसे पूरी तरह से डेड बना दिया। किसी समय चांद का विकास भी पृथ्वी की ही तरह एक अलग प्लैनेट के रूप में ही हुआ था, लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी के शक्तिशाली होने के कारण ये इससे बाहर नहीं निकल सका और ये इसका एक प्राकृतिक उपग्रह बनकर के रह गया। चांद की सतह इसके एक लंबे इतिहास को बयान करती है। इसकी सतह पर बने बड़े बड़े गड्ढे बताते हैं कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर मेट्रोएट्स की बारिश होती रही है, जिसकी टक्करों से यहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयों जैसे गड्ढों का निर्माण हुआ है। लेकिन चांद की श्रोडिंगर बेसिन की कहानी कुछ अलग है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे नहीं मिले हैं, यहाँ पर समतल जगह मिली है और वो भी चट्टानी, जो ये बताती है कि इसका जन्म अभी हुआ है। तो इन नई जन्मी संरचनाओं को लोप्टे स्क्रैप नाम दिया गया है। इनकी लंबाई लगभग 10 मील और इनकी ऊंचाई करीब 100 फीट के आसपास है, जो ये इशारा करते हैं कि पिछले 4 बिलियन सालों के बाद एक बार फिर से चांद पर कुछ नया शुरू हुआ है। जब चांद की कोर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और ये पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है, तो ये नई संरचनाएं कैसे अस्तित्व में आ सकती है। इस संरचना के जन्म का कारण है चांद पर आने वाले भूकंप। चांद पूरी तरह से डेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉमर ने यहाँ पर सिस्मोमीटर छोड़ा था ताकि पता लगाया जा सके कि क्या चांद पर भी भूकंप आते हैं, और आंकड़े चौंकाने वाले थे। पिछले 8 सालों में नासा ने चांद पर करीब 13,000 भूकंप को रिकॉर्ड किया था। तो चांद पर आज भी एक शक्तिशाली पावर काम कर रही है, जो लगातार चांद पर बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण कर रही है। यहाँ वैज्ञानिकों को रिएक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता से भी ज्यादा तीव्रता से आने वाले भूकंप के संकेत मिले हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमारा ये सैटेलाइट पूरी तरह से डेड हो चुका है, तो अब इसकी सरफेस के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो इस पर नई नई संरचनाओं का निर्माण कर रहा है? क्या हमारा ये सैटेलाइट एक बार फिर से जीवित हो रहा है? चांद पर आने वाले भूकंपों का क्या कारण है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि चांद की सतह के नीचे पाई जाने वाली टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही हो और इससे भूकंप पैदा हो रहे हो। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। हमारी पृथ्वी पर भूकंप के आने का सबसे बड़ा कारण है टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसा इसके लिक्विड कोर के कारण होता है। तो क्या ये माना जाए कि चांद की कोर आज भी लिक्विड फॉर्म में है? तो अब आगे अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों के द्वारा छोड़े गए सिस्मोमीटर के आंकड़े तो यही बयान करते हैं कि चांद की मेंटल कोर आज भी लिक्विड ही है, ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। ये आंकड़े और खोज सच में बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसने चांद के लिए बनी आज तक की सभी धारणाओं को तोड़ दिया और वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चांद की लूनर सरफेस से इसकी मेंटल कोर 600 मील जितनी बड़ी है। ये पृथ्वी की मेंटल कोर से भी 20 गुना ज्यादा मोटी है। इस कारण से चांद पर टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से भूकंप नहीं आ सकते, क्योंकि ये प्लेट काफी मोटी और बड़ी है। हो सकता है कि इसका कारण कुछ और रहा हो, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि चांद के श्रोडिंगर बेसिन में इसी तरह का खतरनाक भूकंप आया होगा और उसने ही इस तरह के लोप्टे स्क्रैप जैसे संरचना को जन्म दिया होगा। हमारा प्राकृतिक सैटेलाइट पूरी तरीके से डेड हो चुका है,
लेकिन ये हमारी धरती पर आने वाले खतरों की वार्निंग दे सकता है। हमारी पृथ्वी पर मौसम की मार, ज्वालामुखी, समुद्रों के होने के कारण यहाँ पर आने वाले मेट्रोएड्स के निशान लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। इस कारण से यहाँ भविष्य में आने वाले मेट्रोएड्स का अध्ययन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन चांद की सतह पर किसी भी तरह का वातावरण उपस्थित नहीं है। वहाँ पर ना तो समुद्र है और ना ही ज्वालामुखी की उपस्थिति है। इस कारण से यहाँ इस तरह की एक्टिविटी के निशान काफी लंबे समय तक बचे रहते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं कि कोई मेट्रोएड्स हमारी ओर आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण चांद की सतह है, जहां पर लाखों मेट्रोएड्स के निशान आज भी मौजूद हैं। हमारी धरती और चांद पर बराबर संख्या में लगातार मेट्रोएड्स की बमबारी होती रही है, लेकिन हमारे वायुमंडल के कारण वे ऊपर ही खत्म हो जाते हैं और सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन चांद के पास ऐसा कोई सुरक्षा का चक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेट्रोएड्स इसकी सतह तक पहुंच जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर आज तक कितने मेट्रोएड्स की लगातार बमबारी हो चुकी है, इसकी जानकारी हमें चांद की सतह से मिल सकती है। किसी मेट्रोएड्स के टकराने के बाद क्या होता है, इसे जानने के लिए हमें इसके क्रेटर्स के पास जाना होगा और यहाँ की सरफेस का भी अध्ययन करना होगा। चांद की सतह पर मिट्टी काफी कुछ एकदम पाउडर जैसी है। ये इतनी बारीक है कि जैसे पाउडर हो। यहाँ पर जाने वाले एस्ट्रोनॉमर के पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर दिखाई देते हैं। अब जब चांद 4 बिलियन सालों से एकदम शांत है, तो यहाँ पर इतनी बारीक पाउडर जैसी मिट्टी कहाँ से आई? इसका जवाब है, जब चांद की सतह से कोई मेट्रोएड्स टकराता है तो ये उस जगह पर एक बड़ा गड्ढा बना देता है और अंदर के सारे मटेरियल को बाहर निकाल देता है, जिससे इसकी सतह पर पाउडर जैसी मिट्टी का निर्माण होता है। लगातार गिरते मेट्रोएड्स और उसके कारण लगातार बनते बड़े बड़े क्रेटर्स और उनमें से बाहर आता मटेरियल चांद की सतह पर हर जगह ऐसी मिट्टी को पैदा कर चुका है। चांद पर कितने समय से कितने मेट्रोएड्स की बमबारी हो चुकी है, इसकी जानकारी के लिए हमें इसकी सतह का टेम्परेचर मैप बनाना होगा। इसे एक बार दिन में रिकॉर्ड करना होगा, तो एक बार इसे लूनर नाइट में, जिससे हमें इस पर मेट्रोएड्स की होने वाली बमबारी के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। इसके आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं और हमारी पृथ्वी के लिए ये खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 300 मिलियन सालों में चांद पर गिरने वाले मेट्रोएड्स की संख्या में काफी ज्यादा तेजी आई है। इसका मतलब है कि इसी संख्या में मेट्रोएड्स ने पृथ्वी पर भी हमला किया है। और अचानक से ये संख्या क्यों बढ़ने लगी है? इसका रीजन है कि पृथ्वी और मून पर हमारे सोलर सिस्टम की एस्टेरॉइड बेल्ट से बहुत ज्यादा संख्या में एस्टेरॉइड आने लगे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि एस्टेरॉइड बेल्ट में एस्टेरॉइड के बीच टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले समय में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इन एस्टेरॉइड के कारण पिछले 300 मिलियन सालों में चांद की सतह पर 50 मील में हजारों क्रेटर्स का निर्माण हो चुका है। वहीं हमारी पृथ्वी पर भी हजारों एस्टेरॉइड डी ब्रिज सतह तक पहुंच चुकी है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई बहुत बड़ी मेट्रोएड्स धरती की सतह तक पहुंच जाए और हो सकता है कि इसके कारण हमारे बड़े बड़े शहर के शहर बर्बाद हो जाएं। हमारी पृथ्वी पर आने वाले मेट्रोएड्स की जानकारी हमें हमारा चांद दे सकता है और हमें पहले ही बता सकता है कि हमें किस खतरे का सामना करना पड़ सकता है। चांद मानव जाति के लिए किसी चैंपियन से कम नहीं है। अगर हम आकार की बात करें तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा चांद शनि के आकार से काफी छोटा है, तो वहीं बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा चांद ग्रह के आकार से बहुत छोटा है। वहीं अगर हम बात करें धरती के आकार से चांद की तुलना की, तो ये काफी बड़ा है और इस कारण ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है। इस कारण ही चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है और यही कारण है पृथ्वी के समुद्र में आने वाले ज्वार का। हमारा चांद धरती से लगातार हर साल दूर होता जा रहा है। चांद हर साल धरती से 1.5 इंच दूर हो रहा है और एक दिन ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा। लेकिन चांद के दूर जाने में अभी 4 अरब बिलियन साल का समय लगेगा। तो तब तक इसकी सुंदरता को खुले आकाश में अपने प्रेम के साथ निहारते रहिए।